हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा टॉपिक लगातार चल रहा है क्वेश्चनिंग स्किल या सॉल्विंग क्वेश्चनिंग स्किल, तो इसी के अंतर्गत आज का हमारा पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चनिंग स्किल, अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटकों की सूची। इसी के साथ हम इसकी व्याख्या भी करेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चनिंग स्किल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे घटक हैं, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए उसकी टेक्निक्स को जानना आवश्यक हो जाता है। तो इसी तरह से अनुशीलन प्रश्न कौशल में दक्षता प्राप्त करने हेतु कुछ छोटी छोटी जो तकनीकी हैं का प्रयोग करना पड़ता है, जिन्हें कौशल के घटक कहते हैं। अनुशीलन और प्रश्न कौशल के घटक इस प्रकार से हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है अनुमोदन या संकेत देना, यानी कि प्रॉम्प्टिंग। आइए इस एक स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं कि शिक्षक किसी छात्र से प्रश्न पूछता है, छात्र उसका उत्तर गलत देता है। अब सोचें कि छात्र ने ऐसा क्यों किया, छात्र के गलत उत्तर देने का क्या कारण हो सकता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे शिक्षक द्वारा ठीक प्रकार से प्रश्न का ना पूछा जाना, छात्र उत्तर देने में संकोच कर रहा है, छात्र को वास्तव में उत्तर का ज्ञान नहीं है, छात्र उत्तर जानता तो है परंतु वह विचारों को संगठित नहीं कर पा रहा है आदि। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या कर सकता है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। शिक्षक अपने प्रश्न को दुरुस्त कर सकता है, चेंज कर सकता है। यदि वह प्रश्न बड़ा है, चेंज करने से तात्पर्य ये नहीं है कि प्रश्न का सार ही बदल जाए, यानी कि उसके शब्दों में सरलता आ जाए। यदि प्रश्न बड़ा है तो उसे छोटे छोटे प्रश्नों में विभक्त करना चाहिए। यदि छात्र संकोच कर रहा है तो उसे प्रश्न पूछकर उत्तर देने हेतु बाध्य करना चाहिए या फिर अभिप्रेरित करना चाहिए। यदि छात्र को वास्तव में विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है तो छोटे छोटे प्रश्न पूछकर कुछ संकेत प्रदान करना चाहिए। यदि छात्र विचारों को सुसंगठित नहीं कर पा रहा है तो क्रमवार प्रश्न पूछकर उसकी सहायता करनी चाहिए। तात्पर्य ये है कि शिक्षक को ही प्रयास करने होंगे जिससे कि छात्र सही उत्तर तक पहुंच सके। तो इस विषय में कहा जा सकता है कि प्रॉम्प्टिंग मीन्स presenting a stimulus to the terminal stimulus to make the correct response। अनुमोदक या संकेत का तात्पर्य द्वितीय को उद्दीपन प्रदान करने से है, जिससे छात्र को सही उत्तर देने में सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में अनुमोदक वे संकेत हैं जो छात्र को सही उत्तर तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करते हैं। हम एक उदाहरण द्वारा बता सकते हैं इसके लिए, जैसे कि कक्षा 8 का कोई हमने एक प्रकरण ले लिया, मान लीजिए इंद्रधनुष ले लिया और विज्ञान का सब्जेक्ट है। तो इसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। छात्र निरुत्तर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। क्या आपने कभी पानी के बुलबुले बनते हुए देखे हैं? एक तरह से जो भी अध्यापक है वह संकेत दे देगा छात्रों के लिए। छात्र कहेंगे जी शिक्षक कैसे। छात्र जो है छात्र को क्रिया बताता है। शिक्षक पूछता है जब बुलबुले हवा में उड़ते हैं तो क्या वे रंगीन दिखते हैं? एक तरह से संकेत दे दिए छात्रों के लिए। छात्र बोलते हैं कि हाँ रंगीन दिखाई देते हैं। शिक्षक आप बता सकते हैं कि उसमें रंग क्यों दिखता है? क्योंकि जो पानी का बुलबुला था वो तो हमने वो इस तरह से ट्रांसपेरेंट था, अब उसमें कलर दिखाई दे रहा है। तो उनसे पूछा जाता है कि बता सकते हैं आप उसमें रंग क्यों दिखाई देता है? छात्र कहते हैं क्योंकि बुलबुलों में प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, क्योंकि इस विषय में भी जानते हैं, और वे सात वर्णों में विभक्त हो जाती हैं। शिक्षक जब बरसात होती है तब क्या पानी की बूंदें आसमान में होती हैं? एक तरह से संकेत दे दिया गया। संकेत का प्रयोग करने में शिक्षक स्वयं कभी प्रश्न का उत्तर नहीं देता, वरन छात्र को सही उत्तर तक पहुंचने में निर्देशन प्रदान करता है। जैसा कि उदाहरण में दर्शाया गया था, इसी प्रकार छात्र तार्किक रूप से सही उत्तर नहीं देता तो प्रश्नों के संकेतों द्वारा उत्तर को सुसंगठित किया जा सकता है। संकेत छात्र को निम्न प्रकार से प्रभावित करते हैं, यानी कि जो बताएंगे हम किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं, छात्रों में चिंतन को बढ़ावा देते हैं, सही उत्तर पर पहुंचने के कारण अभिप्रेरित करते हैं, छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करते हैं,
अधिगम में जो है छात्रों की सक्रियता बढ़ाते हैं, अतः कक्षा में शिक्षक द्वारा उचित संकेत प्रदान करना वांछनीय है। इसका भी हम एक उदाहरण देखेंगे। देखिए, उदाहरण के रूप में एक टॉपिक लिया जा सकता है जलवायु। कोई सी भी कक्षा का हो सकता है ये, जैसे भूगोल के अंतर्गत आता है ये जलवायु। इसमें शिक्षक प्रश्न कर सकता है कि यदि सूर्यमंडल में से सूर्य अदृश्य हो जाए तो जलवायु का क्या होगा। छात्र उत्तर देंगे सूर्य पृथ्वी पर अंधकार हो जाएगा। क्या रात दिन पर इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, एक संकेत दे दिया। छात्र कहेंगे रात दिन नहीं होंगे। शिक्षक सही कहा, क्या तापमान प्रभावित होगा, एक संकेत दे दिया। छात्र भी तापमान घटेगा। शिक्षक इसका जलवायु से कुछ संबंध है, एक संकेत दिया गया। छात्र ठंड बढ़ेगी, बर्फ भी बढ़ सकती है। शिक्षक उत्तर सही ढंग से कहो, यानी कि जो आप उत्तर दे रहे हैं उसको ठीक प्रकार से बताओ। सूर्य के उदय हो जाने से जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा, तापमान कम होगा व ठंड अधिक बढ़ेगी। और सूर्य के ना निकलने से, यानी कि अगर सूर्यमंडल से सूर्य अदृश्य हो जाए तो ठंड ही ठंड हो जाएगी और बर्फ बढ़ जाएगी, यानी कि तापमान घट जाएगा। इस प्रकार के संकेत के माध्यम से बालक उत्तर देते चले जाते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, विस्तृत सूचना प्राप्ति फॉर द इंफॉर्मेशन। ये देखा है हमने हमेशा कि कभी कभी जब प्रश्न पूछा जाता है, जो पूछ रहा होता है चाहे टीचर हो, यानी शिक्षक हो या शिक्षिका या अन्य कोई भी, तो उत्तर देने वाला उसका सही उत्तर देता है, इसी प्रश्न से संबंधित अन्य प्रश्न का उत्तर छात्र नहीं दे पाता। अतः पहले तो छात्रों ने सतही ज्ञान के आधार पर या फिर कल्पना से सही उत्तर दे दिया था, परंतु दूसरे प्रश्न का उत्तर शायद है इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि उसे विषय से संबंधित पूरी जानकारी नहीं है। इसी प्रकार कभी कभी छात्र आंशिक रूप से सही उत्तर देते हैं। ऐसी स्थितियों में शिक्षक कई प्रश्न पूछकर और सूचना एकत्रित करने का प्रयास करता है जो उस प्रश्न से संबंधित है। इन सूचनाओं के माध्यम से शिक्षक छात्रों की शंकाओं का समाधान करता है, संकल्पना तथ्यों का स्पष्टीकरण करता है और छात्रों की अनुक्रियाओं को विस्तार प्रदान करता है। अधिक सूचनाओं को प्राप्त करने को ही विस्तृत सूचना कहते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है विस्तृत सूचना, तो यहाँ पर बताया गया है कि अधिक सूचनाओं को प्राप्त करने को ही विस्तृत सूचना प्राप्ति कहते हैं। इस प्रकार से छात्र को उसके द्वारा प्रदत्त अनुक्रिया से वांछनीय अनुक्रिया पर पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है। इसको भी एक एग्जाम्पल के द्वारा जो है स्पष्ट किया जा सकता है कि नागरिकता मान लीजिए टॉपिक ले लिया और एक नागरिक शास्त्र का टॉपिक है। शिक्षक पूछ सकता है कि एक अच्छे नागरिक में क्या गुण होना चाहिए। सबसे पहले वह देश से प्यार करने वाला होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, विवेक से कार्य करने वाला होना चाहिए। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताएं, ये विस्तृत सूचना प्रदान करें यानी और बताएं इसके बारे में और कहो। छात्र कानून के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। शिक्षक इसके अलावा अन्य गुण बताएं। छात्र मौलिक अधिकारों का उसको ज्ञान होना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि एक अच्छे नागरिक में कई गुणों का होना आवश्यक है, परंतु छात्र पूर्ण रूप से उत्तर नहीं दे पाता, जबकि उसके पास सूचनाएं हैं। शिक्षक प्रश्न के माध्यम से उसे विस्तृत कर सूचनाओं को एकत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, पुनः केंद्रीकरण रिफोकसिंग। पुनः केंद्रीकरण तकनीक का प्रयोग तब किया जाता है जब छात्र पूर्ण रूप से सही उत्तर देता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक छात्रों से ऐसे प्रश्न पूछता है जो निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यौगिक किसे कहते हैं, ये विज्ञान से रिलेटेड है। छात्र उत्तर देगा 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, इसे यौगिक कहते हैं। यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, आंसर बताइए। छात्र सही उत्तर देता है। और ये जो प्रश्न थे ये मुख्य प्रश्न यानी कि संबंधित पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। और दूसरे पॉइंट में इसमें आती है प्राप्त ज्ञान से समानांतर इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। जैसे आपने पानी के बुलबुले बनाए होंगे, उसमें साफ अनुभव दिखाई देते हैं, तो बालक अपने ज्ञान के आधार पर उत्तर देता चला जाता है। दूसरा ये अनुप्रयोगात्मक स्तर के हो सकते हैं, उसमें शिक्षक पूछ सकता है कि
क्या गैस पानी में घुलनशील होती है? इसमें छात्र उत्तर देते हैं कि हाँ, गैस पानी में घुलनशील है। शिक्षक क्या आपको कोई उदाहरण शिक्षक पूछ सकता है, क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? छात्र यहाँ सही उदाहरण प्रस्तुत करता है और जैसे कि सोडा है, सोडा की शीशी को खोला जाता है, घुली गैस झाग के ऊपर बाहर यानी कि झाग के रूप में बाहर आ जाती है। दूसरे उत्तर सबके भी हो सकते हैं। पेरिस्कोप का क्या कार्य है? छात्र उत्तर देता है, पनडुब्बी में बैठा व्यक्ति पेरिस्कोप की सहायता से सामने आने वाले जहाज आदि को देख सकता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि शिक्षक पुनः केंद्रीकरण द्वारा छात्र के ज्ञान को चित्रण करना चाहता है। पुनः केंद्रीकरण छात्रों में चिंतन शक्ति को बढ़ावा देता है। अब हम देखेंगे आलोचनात्मक सजगता। जब छात्र शिक्षक द्वारा पूछे गए सही उत्तर देता है, यानी प्रश्नों के सही उत्तर देता है, तब शिक्षक ऐसे प्रश्न पूछता है जिनमें क्यों या कैसे शब्द निहित होते हैं। या फिर कह सकते हैं कि आलोचनात्मक सजगता में जो प्रश्न होते हैं वे इस प्रकार के हो सकते हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा कैसे होता है? ऐसा क्यों होता है? अपने स्तर की पुष्टि कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। अब हम देखेंगे पुनः प्रेषण अर्थात रिडायरेक्शन। आपने अनुभव किया होगा कि शिक्षक किसी छात्र से प्रश्न पूछता है और शिक्षक द्वारा कई प्रकार के प्रयत्न करने के बावजूद छात्र प्रश्न का सही उत्तर नहीं देता या पूर्ण रूप से गलत उत्तर देता है। ऐसी स्थिति में टीचर वही प्रश्न दूसरे छात्र से पूछता है। इसे ही पुनः प्रेषण कहते हैं। इस प्रकार प्रश्न के पुनः प्रेषण का उद्देश्य छात्रों की भागीदारी को बढ़ाना होता है। यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा कि पुनः प्रेषण का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। पुनः प्रेषण का अधिक प्रयोग छात्रों में निष्क्रियता को बढ़ावा देता है, क्योंकि उस प्रश्न का बालक अगर उत्तर नहीं दे पा रहा है तो वही प्रश्न किसी दूसरे बालक पर पूछकर जो उसे उत्तर प्राप्त कर लिया जाता है, तो छात्र भी इस विषय में जो है ज़्यादा चिंतित नहीं रहता। सोचता है कि अगर मैंने आंसर नहीं दिया है तो कोई दूसरा छात्र दे देगा। तो इस प्रकार से हमने आज प्रश्न कौशल या फिर सॉल्विंग क्वेश्चनिंग स्किल के विषय में अर्थात इसका पार्ट 2 के विषय में जाना और समझा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।